Hello, my dear students. A very good morning. This is Shakir Ahmed Balwiya. So आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड ऑन नीट जेडब्ल्यू एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये प्रॉब्लम्स आपके सोलर स्टेट के रिलेटेड रहेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना आता है तो समझ लीजिए सोलर स्टेट आपको पूरी तरह आता है। और एक बात याद रखिए, जब मैं प्रॉब्लम रिलीज करूंगा तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन जाकर देखिए। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एन एलिमेंट हैज ए एफसीसी स्ट्रक्चर विथ ए सेल एज ऑफ ए। मतलब एक एलिमेंट बना है एफसीसी यूनिट सेल के कारण। तो अगर एफसीसी यूनिट सेल के कारण एक एलिमेंट बनता है तो कुछ इस तरह एक एलिमेंट होगा, ठीक है। The distance between the centers of two nearest tetrahedral voids in the lattice। तो हमें निकालना है दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल voids का डिस्टेंस। तो अब for FCC lattice we know z equals to 4। ठीक है, हमें पता है एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है 4। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो हमें निकालना है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नियरेस्ट डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड से, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड से। तो हम लोग अगर इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं पहले तो चेक करेंगे। फिर यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर जिसका डिस्टेंस कम रहेगा वही होगा नियरेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये वाला छोटा होगा, देखने में भी छोटा लग रहा है और असल में भी यही नियरेस्ट डिस्टेंस है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला चेक करेंगे फिर ये वाला चेक करेंगे, दोनों को फिर कंपेयर करेंगे कौन सा नियरेस्ट है। तो चलिए हम फर्स्ट करते हैं इसके लिए, ये दोनों के लिए। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, ये बॉडी डायगोनल जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस है, लेंथ है a√3। तो हम लोग लिख सकते हैं बॉडी डायगोनल इज इक्वल्स टू a√3। ये फिक्स है, आप याद रखिए बॉडी डायगोनल के लिए आपका a√3 ही होगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप बीसीसी लैटिस का वहां पे जाके देखिए, बीसीसी लैटिस के लिए तो क्लियर हो जाएगा। बॉडी डायगोनल में a√3 आता है। यहाँ पर मैं वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। फिर हमें निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आप यहाँ देखिए एक बात, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड पार्ट, यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्ट, यहाँ से यहाँ तक फोर्थ पार्ट। मतलब इस बॉडी डायगोनल को अगर हम लोग फोर्थ पर्सन में काट करते हैं तब एक पर्सन का आपका जो वैल्यू होगा, डिस्टेंस होगा, वो होगा a√3/4। अगर यहाँ से यहाँ तक मतलब एक पार्ट का वैल्यू a√3/4 होता है तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा बताइए कमेंट करके। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक मतलब 2% का वैल्यू होगा, दो पार्ट का, मतलब 2 × a√3/2, 2 a√3/4, मतलब कैंसिल आउट होने के बाद a√3/2 होगा। मतलब सिंपल सी बात है, बॉडी डायगोनल का हाफ है ये। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू tetrahedral void in body diagonal is equals to a√3/2। सिंपल है। ठीक है, तो ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड इन बॉडी डायगोनल इक्वल टू a√3। अभी हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये ट्रायंगल पकड़ना होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज a, दिस वन इज b, AC, AD, AE। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो AB डिस्टेंस है एंड BD डिस्टेंस है, सेम है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं AD is equals to half of AB। सिंपल है, अगर AB एंड BD सेम होता है
तो AD जो होगा वो हाफ ऑफ AB होगा। हम लोग कह सकते हैं AD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB एंड यहाँ भी सेम है, ये वाला भी हाफ है, मतलब AE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AE हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये कह सकते हैं हम लोग। अगर AE हाफ ऑफ AC है और AD हाफ ऑफ AB है तो हम लोग कह सकते हैं ना ABC एंड ADE एक तरीके का ही ट्रायंगल है, मतलब दे आर सिमिलर ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल ADE। अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टी अगर लगाने से तो इसका जो डिस्टेंस का वैल्यू होगा, मतलब BC का जो वैल्यू होगा, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ DE। देखिए हाफ ऑफ D मतलब हाफ ऑफ DE का वैल्यू कितना है, ये एज लेंथ और गिवन है एज लेंथ A, तो हाफ ऑफ A। तो वैल्यू होगा BC इक्वल टू हाफ ऑफ A एंड डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल है A√3/2। तो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो इसका वैल्यू स्मॉल होगा, मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस यही है। तो हम लोग लिख सकते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू हाफ ऑफ A। तो एग्जाम में इतना सॉल्व करके निकालना थोड़ा दिक्कत होता है, बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग याद रख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो डायरेक्ट एग्जाम में ये वाला याद रख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आने से डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो डिस्टेंस बिटवीन मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस एंड डिस्टेंस लिख रहा हूं, समझ लीजिए नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू A/2। ठीक है, फिर नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू octahedral voids equals to A/√2। ठीक है, अगर octahedral void के लिए पूछता है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे A/√2। फिर डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल void एंड octahedral void। पहले देखा था सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में डिस्टेंस नियरेस्ट डिस्टेंस, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में डिस्टेंस, फिर अगर पूछता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का डिस्टेंस नियरेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर होगा √3/4A। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रख लीजिए। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, तो बेहतर रहेगा, टाइम बच जाएगा। अगर एग्जाम में आप लोगों का याद नहीं आ रहा है वैल्यू तो आप लोग ऐसे प्रोसेस में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच टाइप ऑफ सॉलिड्स विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पर हमें निकालना है कौन सा सॉलिड्स हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। तो उसके लिए हमें पहले पता करना होगा यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किस में, जिसमें ज्यादा होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो उसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत है। तो फॉर डेट इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल बना है आयन के कारण, मतलब फॉर एग्जाम्पल NaCl। ठीक है, मतलब आयन आयन इंटरेक्शन के कारण आयनिक क्रिस्टल्स बना है। तो दिस इज ए क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। नंबर 2 है नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड। दिस वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। मतलब यहाँ पर जो नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड सॉलिड फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के कारण। और ये नेटवर्क क्यों है, मतलब बहुत सारा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये वाला एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इज द क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ये वाला स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, वहां पर आपका मोलिकुल्स इन्वॉल्व होता है, इंटरेक्शन वीक होता है।
मोलिकुलर सॉलिड्स में। नंबर डी मेटालिक क्रिस्टल, तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन होगा वो मिलेगा हमें नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड्स में, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड्स के लिए, तो ऑप्शन बी है। नंबर 3, AV crystallizes in a body-centered cubic lattice with as length A equal to 387 पिकोमीटर। ठीक है, ये एक BCC लैटिस है जहां पर एज लेंथ का वैल्यू है 387 पिकोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज आयंस इन द लैटिस इज, तो सीधी बात हमें निकालना है डिस्टेंस। तो BCC के लिए हमें एज लेंथ एंड डिस्टेंस का अगर रिलेशन पता है तो हम लोग इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एज बॉडी सेंटर्ड के लिए डिस्टेंस एंड एज लेंथ का रिलेशन होगा √3/2a। तो सिंपल है, √3 मतलब 1.73 है, आई थिंक 1.73/2 इंटू 387। ठीक है, फिर कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर होगा 335.15। 335.15। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर हमें पता करना जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हैं। देखिए 1.73 है नीचे, जो ऊपर नीचे है 2, मतलब 2 के साथ 1.73 का अप्रोक्सीमेटली कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और 387 है इधर, तो मतलब ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो 387 से कम ही होगा। और इधर ऑप्शन है 250, 200, 300, 335, तो ऑब्वियसली 335 होगा। तो कुछ आइडिया करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कंसीडर द BCC यूनिट सेल ऑफ द सॉलिड एंड सॉलिड 1 with the position of atom as shown below। तो यहाँ पर दो सॉलिड्स गिवन है, एक सॉलिड्स 1 है, एक सॉलिड्स 2 है। सॉलिड 1 में देखिए कॉर्नर्स पे कांस्टेंट पार्टिकल्स, ए कांस्टेंट पार्टिकल्स है, बॉडी में भी ए कांस्टेंट पार्टिकल्स है। सॉलिड 2 में कॉर्नर्स पे ए है लेकिन बॉडी में आपका बी एटॉम्स है। द रेडियस ऑफ एटॉम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ एटॉम ए। तो हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ एटॉम बी is equals to the twice of radius of atom A। तो मतलब इसका जो साइज है इस एटॉम्स का बड़ा है as compared to A। The unit cell as length is 50% more in solid 2 than in solid 1। मतलब solid 2 का as length 50% ज्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं A2। यहाँ पर जो एज लेंथ होगा वो होगा A2, यहाँ पर जो एज लेंथ होगा ये होगा A1। ठीक है, ऐसे मतलब ये सॉलिड 1 है तो A1, ये सॉलिड 2 है तो A2, ऐसे हम लोग डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो A2 का एज लेंथ 50% ज्यादा है एज कंपेयर टू A1 से। तो मतलब A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस कितना ज्यादा है A1 से 50%, तो A1 प्लस 50 मतलब 0.5 हो जाएगा। मतलब आउट ऑफ 1 50% मतलब 0.5 A1। ठीक है, तो A1 प्लस 0.5 मतलब हो जाएगा 1.5 A1। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये डाटा है। फिर व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड 2। तो हमें सॉलिड 2 के लिए अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, पैकिंग एफिशिएंसी का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ lattice points divided by total volume of unit cell। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लेटिस पॉइंट मतलब यहाँ पर एटॉम्स का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम आता है एज लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पर A2 क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ लेटिस पॉइंट। यहाँ पर दो तरीके का लेटिस पॉइंट है, एक है ए लेटिस पॉइंट, दूसरा है बी लेटिस पॉइंट।
तो अगर इसको एक स्फीयर की तरह सोचते हैं तो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉम्स कितना होगा ए के लिए, देखिए ये है 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट है और 8 कॉर्नर्स कंट्रीब्यूट करता है 1/8, मतलब 1/8 इंटू 8 मतलब 1, तो हो जाएगा 1 इंटू स्फीयर का मैंने वॉल्यूम बोला है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब यहाँ पर मैं ए के लिए लिख रहा हूं, निकाल रहा हूं, तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस सेकंड होगा बी के लिए। बी के लिए देखिए एक ही एटॉम प्रेजेंट है, वो है बॉडी में, तो बॉडी में कंट्रीब्यूशन 100% कंट्रीब्यूशन रहता है, मतलब पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू एक स्फीयर का वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आर जो होगा वो बी के लिए होगा, मतलब आर बी क्यूब, ठीक है, सिंपल है। तो ये बी है, आर बी क्यूब। नीचे होगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं एज लेंथ को मल्टीप्लाई करके, तो A2 क्यूब हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए आरवी का वैल्यू है 2R है, तो यहाँ पर आरवी का वैल्यू पुट करेंगे, तो 4/3 पाई आर ए क्यूब प्लस 4/3 आर, तो आर बी का वैल्यू है ट्वाइस आर ए क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा 4/3 ट्वाइस आर ए क्यूब। नीचे A2 क्यूब, A2 क्यूब मतलब 1.5 A1, हम लोग लिखेंगे 1.5 A1 हो गया। तो अभी इस डायग्राम का जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ, लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, देखिए ये 4/3 पाई आर ए क्यूब और ये 4/3 इंटू 8 पाई आर ए क्यूब, सॉरी ये पाई नहीं दिया मैंने, पाई है इधर, पाई, हाँ, तो 4/3 पाई आर ए क्यूब प्लस 8 इंटू 4/3 पाई आर ए क्यूब, नीचे होगा 1.5 A1। तो मतलब यहाँ पर हम लोग एज लेंथ को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर रिलेशन यूज करेंगे एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन फॉर बीसीसी। तो आपका बीसीसी के लिए जो रिलेशन आता है R1 इक्वल्स टू √3/4 A1, ठीक है, ये पता है हमें। रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन है फॉर बीसीसी, हमें निकालना है एज लेंथ, तो मतलब A1 इक्वल्स टू 4/√3 R1। R1 मतलब यहाँ पर रेडियस 1, रेडियस 1 को हम लोगों ने A से डिनोट किया है, मतलब R है, तो हो जाएगा 4/√3 RA क्यूब, RA क्यूब, तो इसको क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद देखिए RA क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 + 8 9 हो जाएगा, 9 इंटू 4/3 पाई आर ए क्यूब बाई 1.5 इंटू 4/1.73 क्यूब इंटू आर ए क्यूब, ये वाला कैंसिल। बाकी देखिए सब कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट है। इसको अगर वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई करते कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 0.902। तो परसेंटेज होगा, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90.2%। तो देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन है एक 65%, नंबर ए, नंबर बी है 90%, सी है 75%, डी है 45%। तो ऑब्वियसली 90% होगा, ये 90.2 नहीं होता है, 90.7 हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेशन करिए फिर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है the radius of the largest sphere which fits properly at the centers of the edge of the body centered cubic unit cell, मतलब एक body centered cubic unit cell है, ठीक है, और यहाँ पर
जो कांस्टेंट एटॉम्स होता है ये वाला सारे कांस्टेंट एटॉम्स है। तो कांस्टेंट एटॉम्स मतलब क्या है, मतलब ये एक स्फीयर है तो कुछ इस तरह होगा एक स्फीयर, ये भी कुछ इस तरह होगा स्फीयर। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्फीयर फिट करना है जो पूरा फिट होता है, मतलब मुझे यहाँ तक फिट नहीं करना है, पूरा बीच में लगाना है, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा, अगर फिट कहते हैं एक स्फीयर अगर फिट हो जाता है तो उसी स्फीयर का आपका रेडियस क्या हो सकता है वो निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है, एटॉम्स का रेडियस है कैपिटल आर, ये भी है कैपिटल आर, ठीक है। तो यहां से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये एज लेंथ है, तो हम लोग लिख सकते हैं एज लेंथ इक्वल्स टू ये आर प्लस ये देखिए ये है रेडियस आर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा ट्वाइस आर प्लस आर, 2 इंटू आर प्लस आर, मतलब a/2 इज इक्वल्स टू आर प्लस आर। हमें निकालना है स्मॉल आर, ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, r इज इक्वल्स टू a/2 माइनस आर, a/2 माइनस देखिए r मतलब क्या है, रेडियस ऑफ एटॉम्स इन बीसीसी। तो बीसीसी के लिए रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन क्या था, अभी मैंने लिखा था √3/4a, तो हो जाएगा √3/4a, ठीक है, मतलब रेडियस होगा √3/4a फॉर बीसीसी के लिए। तो अगर एलसीएम लेते तो हो जाएगा ट्वाइस a माइनस √3a, √3 मतलब 1.73, तो ट्वाइस a माइनस 1.73a/4, तो 1.73 माइनस ट्वाइस ये हो जाएगा वैल्यू 0.27a/4, तो इसका 20 3 3 4 28 4 तो आर का वैल्यू होगा 0.0675a। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ए है 0.134a, ये नहीं होगा, बी है 0.027a, सी 0.047 एंड डी है 0.067। तो मतलब आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0.067। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला A2B3। तो A2B3 का एक कंपाउंड से has the HCP lattice, तो ये HCP lattice से बना है। which atom forms the HCP lattice, तो इन दोनों में से A and B में से कौन सा एटॉम HCP lattice फॉर्म कर रहा है, and what fraction of tetrahedral bonds is occupied by the other atom, मतलब दोनों एटॉम्स कहाँ पर ऑक्युपाई हो रहे हैं, HCP lattice में या फिर tetrahedral bonds में, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है HCP lattice ए, तो अच्छा ठीक है, फॉर HCP lattice, HCP के लिए आपका Z कितना होता है हमें पता है, Z इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, HCP के लिए Z है 6, CCP HCP CCP एंड FCC के लिए 4 होता है, HCP के लिए 6 होता है। अगर HCP के लिए Z 6 है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितना होगा, डबल हो जाएगा 12, ये क्वेश्चन में गिवन है। अभी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है HCP lattice A, मतलब A होगा 6, क्योंकि HCP गिवन HCP बोला है तो A होगा 6, और B में बोला गया है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, मतलब 2/3 इंटू टेट्राहेड्रल बॉन्ड मतलब 12 है, तो 3 4 जा 8, ठीक है, मतलब 6:8 होगा A/B, कैंसिल आउट करने से 3:4, मतलब A3B4, मतलब दिस वन इज इनकरेक्ट, ये नहीं होगा। नंबर 2 देखते हैं, HCP lattice A, मतलब A6 तो होगा ही, B होगा 1/3 इंटू 12, तो मतलब है आपका 4, ठीक, मतलब 6:4 होने से
3:2, मतलब A3B2, ये भी नहीं होगा, इनकरेक्ट। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है HCP मतलब B है HCP मतलब B इक्वल टू 6 और A है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड मतलब 4 है, मतलब A:B होगा 4:6 मतलब 2:3। 2:3 मतलब A2B3। यस, दिस वन इज द करेक्ट। तो देखिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते जाइए, जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे आपको एग्जाम में उतना फास्ट आपका सॉल्व हो सकता है, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा उतना ज्यादा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, एलिमेंट बी ऑक्युपाई सीसीपी स्ट्रक्चर एंड ए ऑक्युपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो सीसीपी एफसीसी एक ही बात है, तो हम लोग लिख सकते हैं एलिमेंट बी ऑक्युपाई सीसीपी मतलब बी का नंबर ऑफ एटॉम्स होगा 4, ठीक है। फिर ए ऑक्युपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अगर Z4 है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगा V4। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर A ऑक्युपाइज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मतलब हाफ इंटू 4 इज इक्वल टू 2। फिर while oxygen atoms occupy all the tetrahedral words मतलब O होगा, अगर octahedral words 4 हो रहा है तो tetrahedral words कितना होगा, डबल हो जाएगा 8, तो मतलब 8 हो जाएगा। तो रेशियो होगा A:B:O इज इक्वल्स टू 2:4:8 मतलब 1:2:4 मतलब फाइनल फॉर्मूला होगा AB2O4। AB2O4 है आपका ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है तो मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो इस तरह करने से बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए मेटल crystallizes in a face centered cubic structure. If the edge length of its unit cell is A, the closest approach between two atoms in a metallic crystal will be। तो मतलब हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, किसके लिए, एफसीसी के लिए। तो एफसीसी के लिए डिस्टेंस होता है आपका A/√2। हमें ऑलरेडी पता है, अगर पता नहीं है तो आप पहले का वीडियो जाके देखिए, सॉलिड स्टेट क्लियर करिए। तो डिस्टेंस होगा A/√2। तो यहाँ पर ऑप्शन है ट्वाइस है, तो ये नहीं होगा, 2√2 है नहीं होगा, √2 है नहीं होगा, A/√2 मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, A/√2। Next question, the arrangement of X minus ions around A plus ion in solid AX is given in the figure। तो ये यहाँ पर एक फिगर है जहाँ पर देख सकते हैं कैसे X minus ion सराउंडिंग हुआ है A plus के अंदर, ठीक है। तो A प्लस आयंस के सराउंडिंग्स में आपका X माइनस आयंस प्रेजेंट है। If the radius of X minus ion is 250 picometer, तो given है radius of X minus ion 250 picometer, हमें निकलना है रेडियस ऑफ A प्लस आयंस। तो सिंपल है, यहाँ पर हम लोग रेडियस रेशियो रूल यूज करेंगे, रेडियस ऑफ A प्लस आयन। तो इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सा वर्ड्स है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अगर वर्ड्स की तरह कंसीडर करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 एटॉम सराउंडिंग कर रहा है इस वर्ड्स के अंदर। तो मतलब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हम लोग चूज करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल, तो रेडियस रेशियो वैल्यू होगा आपका RA प्लस बाई RX माइनस इज इक्वल्स टू 0.414। तो निकालना है A प्लस, कटन के लिए निकालना है, X माइनस होगा 250 इंटू 0.414, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू हो जाएगा आपका 0.414 इंटू 250, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली देखिए, इसको अगर 0.5 लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 125 के आसपास होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन है 104, तो ये नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, 104 तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है आपका 125, हाँ ये होगा। ऑप्शन सी 183, ऑप्शन डी है 57। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये 0.5 के आसपास में अगर पकड़ते तो ये 125 हो जाता है, तो ये होगा 125 ही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंपाउंड MpXQ। एक कंपाउंड है
MPXQ has CCP arrangement of X. Its unit cell structure is shown below. तो इसका यूनिट सेल स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर गिवन है यूनिट सेल का। निकालना है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर्स पे x एटॉम है और जो एज में है, एज में आपका m एटॉम है। तो फॉर कॉर्नर्स कंट्रीब्यूट करता है आपका 1/8। तो यहाँ पर टोटल 8 एटॉम से मतलब 8 इंटू 1/8। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1 होगा, प्लस 8 इंटू 1/8 प्लस यहां पर देखिए फेस में 6 एटॉम्स है, तो मतलब 6 इंटू हाफ, मतलब ये एफसीसी लेटिस की तरह है और बोला गया ही शायद सीसीपी लेटिस। हाँ, क्यूबिक क्लोज रिंग, तो ऑब्वियसली लग रहा है यहाँ पर कि ये 4 ही होगा वैल्यू। तो आप देखिए 8 इंटू 1/8 प्लस ईच फेस में एक एक करके प्रेजेंट है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन होगा हाफ, तो 4 होगा। फिर मेटल M। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप पहले का वीडियो देखिए, आगे सॉलिड स्टेट का थ्योरेटिकल पार्ट देख के आगे क्लियर करिए पहले। तो मेटल का देखिए एज में प्रेजेंट है। तो अगर दो कॉर्नर्स को एक साथ अटैच कर दे, ये फॉर एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, और दोनों कॉर्नर्स को अगर अटैच कर दे तो जाके एज हो जाएगा, मतलब दो कॉर्नर्स मिलके ही एज होता है। तो कुछ इस तरह एज ही है। तो एज प्रेजेंट है आपका 1 2 3 4 एज प्रेजेंट है। तो मतलब लिख सकते हैं 4 इंटू 1/4। ठीक है, मतलब सिंगल कॉर्नर्स का अगर 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है तो दो कॉर्नर जब मिलेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 1/8 मतलब 1/4। तो एज का कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। यहाँ पर 4 एटॉम से एज में, तो मतलब 4 इंटू 1/4 प्लस एक बीच में एक एटॉम से, मतलब बॉडी में प्रेजेंट है। बॉडी में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पूरा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो 1 होगा, मतलब 1 + 1 2 होगा। तो आपका फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा M2X4। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगा MX2। तो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। 4 ऑप्शन गिवन है, AgBr, AgCl, KBr, ZnS। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एटॉम फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो हमें याद है फ्रैंकल डिफेक्ट कौन कौन सा एटॉम के लिए शो करता था, कौन कौन सा क्रिस्टल के लिए शो करता था। एग्जांपल्स था आपका ऑल सिल्वर हैलाइड, AgCl, AgBr, AgI एंड जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर ये एटॉम को छोड़ के बाकी जो एटॉम रहेगा वही होगा आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है AgBr, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों डिफेक्ट शो करता है, स्कॉट के भी फ्रैंकल भी। AgCl तो नहीं होगा, KBr, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी है आपका जिंक सल्फेट, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O। तो Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमें वो निकालना है। तो यहाँ पर याद रखिए एक कॉन्सेप्ट, Na2O जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो फॉर एंटी फ्लोराइड यहाँ पर देखिए, ये जो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है इसमें एक कैटायन पार्ट है, एक एनायन पार्ट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कैटायन एनायन। तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स में आपका कैटायन जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एनायन जो होगा वो होगा आपका FCC क्रिस्टल। ठीक है, तो
एंटी फ्लोराइड में। तो इसको याद कैसे रखेंगे, इसका मैं ट्रिक दे रहा हूं अभी। तो एंटी फ्लोराइड का एग्जांपल से होगा आपका Na2O, Li2O, फिर ये K2S, Na2S, मतलब जहां पर आपका कैटायन का चार्ज +1 होगा और एनायन का चार्ज 2 होगा, -2 होगा, तब उसी तरह कंपाउंड जो होता है वहां पर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, FLUO, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज द ऑपोजिट ऑफ एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड का ऑपोजिट है। यहाँ पर एग्जांपल्स में आता है BaCl2 टाइप। ठीक है, BaCl2 मतलब यहाँ पर जो कैटायन होगा उसका चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एनायन। तो यहाँ पर जो कैटायंस आएगा वो होगा FCC और यहाँ पर होगा आपका टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो इसको याद रखने के लिए एक याद रख सकते हैं, यहाँ पर फ्लोराइड को आप पहले याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये है ओरिजिनल और इसका ऑपोजिट है एंटी फ्लोराइड। तो फ्लोराइड में देखिए एक कैटायनिक पार्ट है, एक एनायनिक पार्ट है। ठीक है, तो FCC का नंबर ऑफ एटॉम्स पर यूनिट सेल कितना होता है, 4 होता है। और एनायंस टेट्राहेड्रल वर्ड्स में आपका नंबर ऑफ एटॉम्स कितना होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होगा, 8 होगा। तो अगर वैल्यू देखते तो FCC में 4 होगा और टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कितना होगा, 8 होगा। तो देखिए किसका वैल्यू ज्यादा है, ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल वर्ड्स का जो वैल्यू है वो 8 है और यहाँ पर नंबर ऑफ एटॉम्स 4 है। तो यहाँ पर ऐसे आइडिया, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि एनायन है, एनायन मतलब एनायन का साइज यूजुअली बड़ा रहता है एज कंपेयर टू कैटायन। तो इसीलिए इसका जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा वो एनायन पार्ट में आएगा। ठीक है, और कैटायन जो होता है वो साइज स्मॉल साइज का होता है कैटायन, इसलिए वो FCC साइड में आता है, क्योंकि FCC का नंबर कम है। ऐसे याद रख सकते हैं। मतलब यहाँ पर एंटी फ्लोराइड्स में आपका जो कैटायन पार्ट है मतलब टेट्राहेड्रल बॉन्ड, कैटायन कौन है, Na+ है। तो Na+ ईच टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने एटॉम से बनता है, 4 एटॉम से बनता है। तो इसलिए इसका ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ एटॉम्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा Na+ के लिए। Na+ के लिए 4 क्यों होगा, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स फॉर्म कर रहा है और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कौन फॉर्म करता है, मतलब 4 एटॉम मिलने के कारण। तो यहाँ पर ऑब्वियसली Na+ का नंबर ऑफ एटॉम होगा 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट इन ए डिसलोकेशन डिफेक्ट। हाँ, ये तो करेक्ट लग रहा है। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो एक डिसलोकेशन डिफेक्ट है। हम लोगों ने क्या दिखा था फ्रैंकल डिफेक्ट में, जो एटॉम्स था वो लेटिस साइड से वैकेंट होकर चला जाता था इंटरस्टिशियल पोजीशन में, मतलब डिसलोकेशन ऑफ द कैटायन होता था फ्रैंकल डिफेक्ट में। हाँ, ये करेक्ट है। नंबर 2 देखते, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ ए अल्कालाइन मेटल। नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये हमें स्कॉटकी डिफेक्ट में देखने को मिला था फॉर अल्कालाइन हैलाइड्स। ये आपका स्कॉटकी डिफेक्ट का एग्जांपल है, तो ये नहीं होगा। स्कॉटकी डिफेक्ट इज नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्कॉटकी डिफेक्ट में आपका वैकेंट होता था इक्वल प्रोपोर्शन में कैटायन एनायन। वैकेंट होने से क्या हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो डेंसिटी में इफेक्ट बढ़ेगा। यहाँ पर लिखा है नो इफेक्ट, तो मतलब रॉन्ग है। फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में आपका डेंसिटी डिक्रीज होता है, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या था, इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाता था, लेटिस पॉइंट से रिमूव हो गए, मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ओवरऑल डिक्रीज नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा रह रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब रॉन्ग है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड द डायग्राम बिलो एज। तो ये एक डायग्राम गिवन है, ये वाला, ये कौन सा डिफेक्ट हो सकता है हमें बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या था, डिसलोकेशन ऑफ कैटायन, मतलब कैटायन अपना पोजीशन चेंज करके लेटिस पॉइंट से वो चला जाता था इंटरस्टिशियल पोजीशन में, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंटरस्टिशियल पोजीशन में कोई भी एटॉम नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा डेफिनेटली। और यहाँ पर हम लोग अगर चेक करते तो देखिए ये Na+ के बाद Cl- है, ये एनायन है, एनायन मिसिंग है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में एनायन मिसिंग नहीं होगा, कैटायन मिसिंग होगा, तो ये डेफिनेटली नहीं होगा।
नंबर 2 फ्रैंकल एंड स्कॉट की, ये तो नहीं होगा। नंबर सी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मतलब इंटरस्टिशियल पोजीशन में कोई एटॉम्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन में एक भी एटॉम नहीं है, मतलब ये डिफेक्ट नहीं होगा। नंबर 4 स्कॉट की डिफेक्ट। स्कॉट की डिफेक्ट क्या था, एक ऐसा डिफेक्ट था जहाँ पर इक्वली प्रोपोर्शंस में कैटायन एंड एनायन मिस होते थे लेटिस साइड से। तो हम लोगों को चेक करना होगा अभी कैटायन एंड एनायन इक्वली मिस है कि नहीं। तो Cl माइनस के बाद ये क्या है, Na+ Cl माइनस, तो ये होगा Na+ मिसिंग है, ये Na+ Cl माइनस, तो Cl माइनस मिसिंग है, मतलब एक Na+ एक Cl माइनस मिसिंग है। यहाँ पर Cl माइनस के बाद Na+ होगा, Na+ के बाद Cl माइनस, मतलब 2 Na+ मिसिंग है तो 2 Cl माइनस मिसिंग है, मतलब इक्वली आपका कैटायन एनायन मिस हो रहा है लेटिस साइड से, तो मतलब ये होगा स्कॉट की डिफेक्ट। Next problem, if Z is the number of atoms in the unit cell that represents the close packing sequence ABC। तो ABC है एक क्लोज पैकिंग सीक्वेंस जहाँ पर Z रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटॉम्स, तो CCP में Z रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटॉम्स इन द यूनिट सेल। हमें निकालना है द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल। तो हमें पता है CCP का जो वैल्यू होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का भी सेम होता है, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स में वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मतलब फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स द वैल्यू विल बी ट्वाइस Z। ठीक है, तो सिंपल है, तो ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए कंपाउंड कंटेन 2 टाइप्स ऑफ एटॉम्स X एंड Y। 2 टाइप का एटॉम्स, एक कंपाउंड गिवन है जहाँ पर 2 टाइप्स का एटॉम है X एंड Y एटॉम्स। इट क्रिस्टलाइजेस इन ए क्यूबिक लैटिस विथ एटॉम्स A एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो X जो एटॉम्स है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, एंड एटॉम्स Y एट द बॉडी सेंटर। तो सिंपल है, निकालना है हमें सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्मूला। तो X एटॉम जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे 8 एटॉम्स रहेंगे, मतलब 8 × 1/8 मतलब 1 होगा, और Y बॉडी में है आपका ओनली 1 एटॉम, तो मतलब Y होगा 1। तो इनका रेशियो होता है 1:1, मतलब फॉर्मूला होगा XY। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट ए ऑप्शन X3Y, X2Y, XY मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, the Ca2+ and F- ions are located is CaF2 crystal respectively at FCC lattice points and in। तो ये वाला आप खुद से ट्राई करिए, ये मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। ये आपका CaF2 एंड VaCl2 ये जो होगा वो होगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक FCC लैटिस में होता है तो दूसरा कौन सा लैटिस में, कहाँ पर होगा प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा, ठीक है, क्योंकि CaF2 में Ca2+ जो होता है वो आपका हर कॉर्नर्स में होता है, ठीक है, FCC के हर कॉर्नर्स में होता है, और एक एक करके आपका फेस में होता है, एंड जो आपका F- है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, CaF2 में Ca2+ प्रेजेंट रहता है कॉर्नर्स पे एंड फेस पे, एंड F- प्रेजेंट रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। Sorry. Next problem, with which one of the following elements silicon should be doped so as to give p-type semiconductor। तो सिलिकॉन ग्रुप 14 में होता है और उसको फॉर्म करना है p-type semiconductor। तो सिलिकॉन डोप कर सकता है आइदर ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 के साथ, और p-type मतलब पॉजिटिव, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होगा, तो मतलब ग्रुप 13 के साथ वो क्या करेगा, डोप करेगा। तो हमें ग्रुप 13 का एटॉम्स निकालना होगा। फर्स्ट है बोरॉन, यस, ग्रुप बोरॉन जो होगा वो ग्रुप 13 में, ठीक है, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जर्मेनियम है, ये नहीं होगा, जर्मेनियम तो आपका 14 है ग्रुप 14 में, तो ये नहीं होगा। आर्सेनिक ग्रुप 15 में नहीं होगा, सिलीनियम नहीं होता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next problem, the fraction of the total volume occupied by the atoms present in a simple cube is। तो हमें यहाँ निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, किसके लिए, सिंपल क्यूब के लिए। तो बहुत ही आसान है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन सिंपल क्यूब। तो लैटिस पॉइंट के लिए आपका सिंपल क्यूब में कितना है, नंबर ऑफ एटॉम्स 1, तो 1 × 4/3 πr3, ठीक है। और नीचे होगा आपका टोटल यूनिट सेल, जो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल,
तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होगा ए क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अभी एज लेंथ एंड रेडियस का रिलेशन निकालना होगा सिंपल क्यूब के लिए। तो ये याद रखिए आप, सिंपल क्यूब बीसीसी एफसीसी के लिए एज लेंथ रेडियस का रिलेशन, डिस्टेंस एंड एज लेंथ का रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन होगा आर इक्वल्स टू a/2। ठीक है, आर इक्वल्स टू a/2, मतलब ए होगा ट्वाइस आर, तो ए होगा ट्वाइस आर क्यूब। तो होगा आपका 4/3 इंटू 8 पाई आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कैंसल 2 6, तो पाई/6। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत इजी है। ए मेटेलिक क्रिस्टल हैज़ द बीसीसी टाइप स्टैकिंग पैटर्न। ठीक है, तो एक मेटेलिक क्रिस्टल है जहाँ पर बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। हमें निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस लैटिस इज एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पर खाली स्पेस कितना है हमें वो निकालना है। तो यहाँ पर भी हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना होगा। अगर पैकिंग एफिशिएंसी पता है तो हम लोग अनऑक्युपाइड मतलब वैकेंट स्पेस हमें बता सकते हैं। तो ये है आपका बीसीसी टाइप। तो बीसीसी टाइप के लिए आपका पैकिंग एफिशिएंसी हमें ऑलरेडी पता है 68%। अगर पता नहीं है तो वो आप याद रखिए, वो वीडियो देखिए पहले और नोट डाउन करिए, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना उतना इजी नहीं होगा हर वक्त। तो पैकिंग एफिशिएंसी है आपका 68%। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी है 68% तो अनऑक्युपाइड कितना होगा? पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या है? मतलब ऑक्युपाइड है, एटॉम्स ऑक्युपाइड, कितना जगह ऑक्युपाई कर रहा है। तो वैकेंट होगा मतलब 100 माइनस 68 मतलब 32%। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर फिर आप सॉल्व भी कर सकते हो। अब पहले जो हम लोगों ने सिंपल क्यूब के लिए सॉल्व किया था उसी तरह सॉल्व कर सकते हो अगर चाहते हो तो लास्ट प्रॉब्लम है ये, पहले खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो इफ ए स्टैंड्स फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम्स SC, BCC एंड FCC, देन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स इन देयर सिस्टम विल बी। तो यहाँ पर हमें रेशियो ऑफ द रेडियस निकालना है सिंपल क्यूब BCC एंड FCC के लिए। तो R1 is to R2 is to R3, मतलब सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड फेस सेंटर्ड क्यूब। तो सिंपल क्यूब के लिए रेडियस एंड एज लेंथ का रिलेशन है आपका a/2, रेडियस इक्वल्स टू a/2। आपका BCC के लिए रिलेशन है √3/4a एंड FCC के लिए है a/2 √2। तो अभी ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है a/2 is to √3/4a sorry, a/2 is to √3/4a is to a/2 √2a। तो देखिए ये होगा ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल है। तो सॉलिड स्टेट का प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करा दिया। नेक्स्ट हम लोग केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे और साथ ही साथ हेलो एल्किन तो चल ही रहा है तो वो भी शुरू करेंगे। तो थोड़ा लेट हो गया, वो बीच में 3-4 दिन में क्लास नहीं ले पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। सो आशा रखता हूँ ये यूनिट आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो रिवीजन करते रहिए और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए। प्रॉब्लम जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना इवोल्यूशन होगा, आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो फॉर डैट थैंक यू। आज के लिए इतना ही।